हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आप लोग का, सचित्र व्याख्या करें। और पहला का एम है, पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई पड़ती है। मतलब पानी में एक छड़ी को हम लोग रखते हैं तो उसको देखने पर वो छड़ी जो है हम लोग को मुड़ी हुई दिखाई देती है। मतलब पानी में एक छड़ी को रखने पर वो छड़ी को जब हम बाहर से देखते हैं तो हम लोग को वो छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो क्यों दिखाई देती है उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है ना, तो चलिए उसके आंसर में लिख दीजिए, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना पानी की सतह पर डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। हम जानते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में पानी जाने पर प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए छड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। मतलब जो छड़ी हुआ हम लोग का, ये छड़ी को अगर रख देते हैं, ठीक है, ये रख दिए और ये वायु हो गया, ये माध्यम जो हुआ ये वायु हो गया और ये पानी हो गया, यानी कि ये वाला विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ पर पानी में से टकर के हमारी आँखों तक पहुँच रहा है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर छड़ी पानी में रखा रहेगा तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें ये मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसी का बी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी भरी बाल्टी की गहराई क्यों कम मालूम पड़ती है। यानी कि जो बाल्टी है और इसको में हम लोग पानी भर दिए और इसको ऊपर से हम लोग देखते हैं तो इसका जो गहराई यानी कि जो पेंदी होता है वो हमको उठा हुआ प्रतीत होता है, या उसको गहराई हमको कम मतलब प्रतीत होता है, कम मालूम पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको लिख लेते हैं। पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर एक बिंदु से आती हुई किरणें चूँकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके कारण बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। चलिए इस बाल्टी को देखिए, अगर हम बाल्टी में झांकते हैं तो प्रकाश की किरण बाल्टी के अंदर से टक्कर के और हमारी आँखों तक पहुँचता है। यानी कि हम देखते हैं पानी में, तो पानी से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण आएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। तो अभिलंब से दूर भागने के कारण हम लोग को जो ये पेंदी है ना, ये उठा हुआ प्रतीत पड़ता है, या फिर इसको गहराई हम लोग को कम मालूम पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रकाश कांच की आयताकार सिल्ली में तिरछा होकर गुजरता है तो उसकी निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। किरण आरेख से इसे समझाएं। मतलब आपको एक आयताकार सिल्ली दी हुआ है कांच का, देखिए इस तरह से आप लोग को कांच का आयताकार का सिल्ली दिया हुआ है और इसको में हम लोग किरण को पार करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाला माध्यम हुआ ये आपको वायु माध्यम हो गया, और ये वाला जो आपको कांच का सिल्ली हो गया और नीचे भी आपका वायु ही है। यानी कि ये वाला मतलब ऊपर वाला पार्ट आपको विरल माध्यम हो गया और कांच का सिल्ली जो हुआ वो सघन माध्यम हो गया, और ये नीचे वाला पार्ट ये भी आप लोग को विरल माध्यम हो गया। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये आपका प्रकाश की किरण आ रहा था, ठीक है ना, और जब आ रहा था तो कांच के सिल्ली में जैसे ही प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश की किरण आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो इस पथ पर जाना चाहिए था, लेकिन इस पथ पर ना जा करके इस पथ पर आ गया, और जैसे ही कांच के सिल्ली से बाहर निकलेगा तो ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा। देखिए ये अभिलंब से दूर भाग रहा है, तो अभिलंब से दूर भाग रहा है, यानी कि आप लोग को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण आता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। मतलब ये वाला किरण आपको इस रास्ता से आना चाहिए था और ये वाला देखिए रास्ता से जा रहा है, तो ये किरण और ये किरण एक दूसरा के समांतर हो जा रहा है। इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कांच के आयताकार सिल्ली से अगर प्रकाश की किरण गुजरेगी को आपतित किरण था और ये आपको निर्गत किरण है, तो आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होता है, ठीक है। इसको लिख दीजिए, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है,
क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर जब प्रकाश की किरणें कांच से वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और इस प्रकार आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किरण आरेखों की मदद से उत्तल लेंस और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाएं। यानी कि उत्तल लेंस को और अवतल लेंस का जो दो मुख्य फोकस होता है उसको चित्र के सहायता से हम लोग को समझा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया और ये वाला जो लाइन हुआ ये आप लोग का मुख्य अक्ष हो गया और ये वाला हुआ से प्रकाशी केंद्र हो गया। देखिए ये ओ लिखा हुआ है, ये प्रकाशी केंद्र। और यहाँ पर से देखिए ये जो किरण आ रही है ये जो आप मुख्य फोकस से होते हुए और प्रकाशी केंद्र से टक्कर कर और मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मुख्य फोकस से किरण आ रही है और यहाँ पर प्रकाशी केंद्र से टक्कर कर और मुख्य अक्ष के समांतर निकल जा रही है। ठीक है ना, तो जो आपको ये प्रकाशी केंद्र हुआ और ये आपको मुख्य फोकस हुआ, इसके जो बीच का दूरी हुआ ना वही आप लोग का पहला फोकस दूरी होगा, ये जिसको F1 से सूचित करेंगे। देखिए आपको F1 से सूचित कर दिए हैं। ये और बायां तरफ रहता है, F1 जो रहेगा ना ये उत्तल लेंस के बायां तरफ रहेगा, यानी कि प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस के लेफ्ट साइड रहता है। तो चलिए इसको लिख दीजिए, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। जब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे F1 से सूचित किया जाता है। किससे? F1 से। अब उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में समझते हैं। तो देखिए ये आपका उत्तल लेंस हुआ और ये अनंत से किरणें आ करके और प्रकाशी केंद्र से टक्कर कर और मुख्य फोकस पर जा कर के मिल रहा है। सेम प्रोसेस इधर भी होगा कि अनंत से आती हुई किरणें प्रकाशी केंद्र से टक्कर कर और मुख्य फोकस पर जा कर के यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि F2 पर मिल रहा है उत्तल लेंस के दायां साइड। ये कि ये आपको प्रकाशी केंद्र हुआ और ये आपको मुख्य फोकस हुआ, तो प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को हम लोग F2 बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, जिसको F2 से सूचित करेंगे। लेफ्ट साइड हम लोग बायां तरफ हम लोग F1 से सूचित कर रहे थे और दायां तरफ हम लोग F2 से सूचित करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिख दीजिए, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित होती है, मतलब जाकर के मिलती है। इसी बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे F2 से सूचित किया जाता है। ठीक, तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में जान लिए। अब अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में जान लेते हैं। तो अवतल लेंस में देखिए ये आप लोग का अवतल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ पर मुख्य फोकस हो गया। तो ये किरण जो है मुख्य फोकस के निश्चित बिंदु पर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रकाशी केंद्र पर जैसे ही टकराएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाकर के निकल जाएगा। सेम प्रक्रिया इधर भी होगा कि ये भी जाकर के मुख्य फोकस के सामने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस में टक्कर कर और यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर ये निकल गया। और प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को हम लोग F1 कहेंगे। यही आप लोग का प्रथम फोकस दूरी हुआ। तो चलिए इसको लिख लीजिए, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। जब प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 की दिशा में अपवर्तित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है तो इसी बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में समझ लीजिए। वो तो प्रथम मुख्य फोकस था
और ये आप लोग का द्वितीय मुख्य फोकस है। ये अवतल लेंस हो गया, ये वाला अवतल लेंस हो गया, और ये आप लोग का मुख्य अक्ष हो गया, और ये आपतित किरण हो गई। दोनों ये आपतित किरण है, और आपतित किरण आ करके यहाँ पर टकरेगा तो अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष से दूर भागेगा। मुख्य अक्ष से ये दूर भागेगा तो यहाँ पर मुख्य फोकस यानी कि F2 पर आकर के मिलेगा। देखिए डॉटेड डॉटेड लाइन से मिल रहा है। सेम प्रक्रिया इसमें भी हो जाएगा। ये जो आपतित किरण है ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के मतलब अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भाग रहा है, ठीक है ना। तो जब दूर भाग रहा है तो ये किरण यहाँ पर F2 पर आती हुई प्रतीत होगी, यानी कि प्रकाशीय केंद्र यानी कि O से F2 के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी भी कहते हैं। यानी कि ये फोकस दूरी हो गया, दूसरा फोकस दूरी, और यही आप लोग का मुख्य फोकस हो गया। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वे अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाती है। यदि इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वह मुख्य अक्ष के F2 बिंदु पर मिलती है। इसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे F2 से सूचित किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाइए जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। यानी कि हम लोग को एक उत्तल लेंस बनाना है, और उत्तल लेंस में ये आपको हो गया प्रकाशीय केंद्र, और ये हो गया आप लोग का मुख्य फोकस, और वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा गया है। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा वही हम लोग को दर्शाना है। सबसे पहले देख लीजिए कि ये वस्तु है, और वस्तु का जो ये किरण जा रहा है ये जा करके प्रकाशीय केंद्र से टकरा कर और ये जा कर के मुख्य फोकस पर मिलेगा। प्रकाशीय केंद्र से टकरा कर मुख्य फोकस पर मिलेगा, और ये इस तरह से जाएगा। और इसमें देखिए कि ये जो किरण आरेख जाएगा प्रकाशीय केंद्र से होते हुए ये सीधे निकल जाएगा, और पीछे मतलब लौटते हुए प्रतीत होगा। तो ये पीछे लौटते हुए प्रतीत हो रहा है, और इसमें भी लौटते हुए प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये आगे तो कभी मिलेगा नहीं। ये उस तरफ भाग रहा है, ये इस तरफ भाग रहा है, तो ये जाकर के कहीं ना कहीं पीछे मिलेगा, यानी कि ये आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो चलिए इसी को लिख दीजिए कि उत्तल लेंस में जब वस्तु प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। काल्पनिक को हम लोग आभासी भी बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस से किसी दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए कि समान साइज के वास्तविक प्रतिबिंब बने, इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर जब वस्तु 2F पर रखा जाता है तब समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका किरण आरेख इस प्रकार है, ठीक है। ऐसे आप देखिए कि ये एक उत्तल लेंस है, ठीक, और यहाँ पर देखिए 2F1 पर वस्तु को रखा गया है। तो 2F1 पर वस्तु को रखेंगे तो एक किरण जो निकलेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर और लेंस से टकरा करके और मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगा, ठीक। और दूसरा जो किरण आरेख निकलेगा सो वो प्रकाशीय केंद्र से होते हुए वो उसी दिशा में सोझे चला जाएगा और जा करके 2F2 पर मिलेगा। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया A', B'। तो हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु को दुगना फोकस दूरी पर रखते हैं तो दुगना फोकस दूरी पर वस्तु के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आप लोग को मालूम ही होगा कि उत्तल लेंस के अगर राइट साइड प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक बनता है, और अगर लेफ्ट साइड प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी या फिर काल्पनिक बनेगा, ठीक। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच रखी गई वस्तु का उल्टा लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी की दुगनी दूरी यानी कि 2F1 और अनंत मतलब इस तरफ अनंत के बीच में वस्तु को रखा गया है। ये देखिए आप लोग को A और B वस्तु को रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा यही हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले कि एक तो किरण आरेख निकलेगा
तो लेंस से टकरा कर और मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगा, और दूसरा किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधा निकल जाएगा और जा कर के देखिए ये मुख्य फोकस हो गया, और ये आप लोग को 2f2 हो गया, मतलब मुख्य फोकस के दुगना वास्तु हम लोग को यहाँ पर बन रहा है, यानी कि मुख्य फोकस और दुगना मुख्य फोकस के बीच में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB वास्तु A', B' प्रतिबिंब F2 और 2f के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तु से छोटा बनेगा। जो हम लोग का वास्तु AB था उसको से जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है वो छोटा है। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर लेंस द्वारा वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब की क्रिया का स्पष्ट किरण आरेख खींचें। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर लेंस द्वारा वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वास्तु को F1 और 2f1 के बीच रखना पड़ता है। इसका किरण आरेख इस प्रकार है। जैसे यहाँ पर देखिए ये मुख्य फोकस और मुख्य फोकस के दुगना यानी कि 2f1 के बीच में जब हम लोग वस्तु को रखते हैं ना, तब जा कर के हम लोग को ये प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।